ऐसे ही का नाम एक अनमोल माल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, आज खबरें खचाखच भरी हुई हैं, बहुत सारी खबरें हैं आज, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी जिस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं? मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हमारे पास हमें तय करना मुश्किल हो जाता है कि हम कौन सी खबर को आज के ऑन द शो में या रनडाउन में शामिल करें, आपकी चर्चा के लिए लेकर आए, और कौन सी खबरें ऐसी हैं जिन्हें वरीयता में पीछे रखें, हालांकि वो कमज़ोर नहीं होती। आज सबसे महत्वपूर्ण खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे वो दुनिया के 3 महाद्वीपों में सूखे की खबर है। और लंबे समय के बाद अमेरिका में माना जा रहा है कि करीब करीब 500 साल बाद, यूरोप में भी 500 साल बाद, और चीन के कुछ हिस्सों में सूखा है। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जरूरी चीज़ों की आपूर्ति को लेकर नए दबाव बनने लगे। हमें जानने की कोशिश करेंगे इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी कानून को लेकर क्या कहा है और उसका क्या असर होगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर और तमाम चीज़ों पर। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और भी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनके बारे में हम जानते हैं शुभम से। और कौन सी खबरें हैं, कौन से मुद्दे हैं जिन पर मनी सेंट्रल में चर्चा होगी, ये जानने के लिए आप देखिए ऑन द शो। शुरुआत होगी बेनामी कानून, जैसा अंशुमान जी ने जिक्र किया, ऐसे कैसे लगेगी काले धन पर लगाम। लैंडिंग एप्स धोखाधड़ी का चीन एंगल, ये समझेंगे। यूरोप में पड़ा 500 साल का सबसे भयानक सूखा। तेल को लेकर बड़ी उलझन में खाड़ी देश। तेल को लेकर 2 और बड़ी खबरें जो अभी अभी आई हैं, उन पर भी डिस्कशन होगा। सस्ता सोना बन रहा गोल्ड कंपनियों का सिरदर्द, और कहीं बोझ में ना दब जाएं कंपनियां कर्ज के। कंपनियों पे कर्ज इतना ज़्यादा हो गया है कि अब उनके क्रेडिट प्रोफाइल रेटिंग्स खराब हो रहे हैं। किन कंपनियों के, कौन से सेक्टर की कंपनियां, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन शो शुरू करूं उससे पहले आपको मनी 9 ऐप के एक खास शो के बारे में बताता हूं। आज जिस शो के बारे में मैं बताता हूं वो है शो जागते रहो। आपको आज ये शो कहां जगा रहा है? अगर आप नौकरी पेशा हैं, आपका एम्प्लॉयर यानी आपका नियोक्ता अगर आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ काट रहा है और वो ईपीएफओ में जमा नहीं कर रहा। ईपीएफओ यानी कि वो संगठन जो आपके ईपीएफ खाते को मैनेज करता है, उसको उसकी देख रेख करता है। अगर वो पैसा ईपीएफओ में नहीं जा रहा है तो निश्चित ही बात है कि आपका अधिकार बनता है कि आप अपने नियोक्ता से ये पूछें कि अगर मेरे पैसा अकाउंट से हर महीने कट रहा है, मेरी सैलरी का एक हिस्सा कट रहा है, तो वो पहुंच क्यों नहीं रहा है? आपके अधिकार क्या हैं? आप कहाँ शिकायत कर सकते हैं? आप कहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं? इस पर नियम क्या कहते हैं? नियोक्ता पर कौन सी कार्यवाही हो सकती है? ऐसी तमाम जानकारियां बटोरे ये शो मनी 9 के ऐप पर सजा है, तैयार है। आप तत्काल मनी 9 का ऐप डाउनलोड कीजिए और इस बेहद ज़रूरी शो को ज़रूर देखिए और जानिए अपने अधिकारों के बारे में। हमारे गेस्ट, हमारी एंकर प्रियंका संभव ये शो लेकर आई हैं। गेस्ट के साथ वो इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सवालों को जानने की कोशिश करेंगी आपके पीएफ अकाउंट से जुड़े, जो आपको जानना ज़रूरी है। तो बिना देर करे मनी 9 का ऐप डाउनलोड कीजिए और जागते रहो का ये शो देखना ना भूलिए। अब पहली खबर, केंद्र सरकार ने 2016 में बेनामी कानून में बदलाव करके 3 साल की सजा और जुर्माने के जिस प्रावधान को शामिल किया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। केंद्र ने 1988 के बेनामी कानून में बदलाव करके बेनामी संपत्ति लेन देन में शामिल होने पर अधिकतम 3 वर्ष की सजा और जुर्माने या दोनों का प्रावधान शामिल किया था। सर, ये बदलाव चर्चा में है, प्रमुखता से सब जगह इसकी चर्चा हो रही है। इस फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तमाम उन कोशिशों की सरकार की जो काले धन पर लगाम लगाने की थी, उन पर कितना झटका लगता आप देख रहे हैं? शुभम, ये कुछ चौंकाने वाला फैसला था और बेनामी कानून का हमें संदर्भ समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्यों इतना बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और इसके बहुआयामी असर होंगे, इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2016 में जब केंद्र सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किया था, काले धन पर रोक लगाने के दावे के साथ बड़ी करेंसीज, बड़े डिनोमिनेशन की करेंसी बंद की थी, और तब एक पैकेज के तौर पर 3-4 महत्वपूर्ण वैधानिक या विधायी व्यवस्थाएं की गई थी, जिनमें बेनामी कानून भी था। बेनामी कानून यानी वो संपत्तियां जिन संपत्तियों के वारिसों के, वास्तविक वारिसों की जानकारी सरकारी रिकॉर्ड्स में नहीं होती और ये माना जाता है कि काले धन के इस्तेमाल के लिए, निवेश के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है।
2016 में इसके वजह से इनकम टैक्स एक्ट में भी अमेंडमेंट किए गए थे, इसे बदलाव किया गया था और इसके बाद इनकम टैक्स एक्ट ने हजारों की संख्या में कंपनीज को, फर्म्स को और इंडिविजुअल्स को नोटिस भेजने शुरू किए थे। और चूंकि इसमें इस कानून में प्रोसिक्यूशन या अभियोग या सजा का प्रावधान था, जुर्माने का प्रावधान था, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस कानून के सहारे भारत में बेनामी कम संपत्तियों पर सख्ती करने, उनके बारे में जानकारियों को सार्वजनिक करने की कोशिशों का एक पूरा नया दौर शुरू किया था। शुरू में माना जाता था कि भारत में काले धन को लेकर जो एक सबसे बड़ा हिस्सा भारत के काले धन का या ब्लैक मनी का निवेशित है वो रियल एस्टेट में है और रियल एस्टेट पर क्रैकडाउन के लिए या वहाँ से जानकारियाँ हासिल करने के लिए बेनामी कानून सबसे ज़रूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें करते हुए इस पूरे कानून का ढांचा ही बदल दिया। पहली चीज़ तो इसमें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन या आपराधिक मामले को अलग कर दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति की जब्ती का प्रावधान इसमें रखा है, 44 का प्रावधान रखा है, लेकिन बेनामी संपत्ति पर आपराधिक मामला बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और ये एक बड़ा बदलाव है जिससे बेनामी कानून की जो ताकत है काले धन को लेकर उस पर कमजोरी के सवाल उठेंगे। इसके साथ और भी अमेंडमेंट्स हैं जो कैश ट्रांसफर्स को लेकर, प्रॉपर्टी डील्स को लेकर माना जा रहा है कि इस जो चेंजेस हैं उससे इनकम टैक्स की ताकत कमज़ोर होगी। एक और महत्वपूर्ण बात ये इसमें ज़रूरी है कि बेनामी कानून को लेकर अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट्स ने काफ़ी फैसले दिए थे और अलग अलग फैसले थे जो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते थे। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट तक आते आते ये कानून कई जगह अलग अलग फैसलों में परस्पर विरोधी व्याख्याओं का भी शिकार रहा है। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से जो जजमेंट लिखा गया उसमें ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन 5 है उसके तहत इसके कुछ प्रावधान आर्बिट्री हैं या मनमाने हैं और इन्हें लागू करने से इसमें खास तौर से जो प्रोसिक्यूशन का प्रावधान है और इसे रोका जाना चाहिए। अब ये यहाँ से काले धन के कानूनों में जो सख्त प्रावधान रखे गए हैं उन्हें लेकर एक नई बहस शुरू होने की संभावना है। फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेनामी संपत्तियों पर जो कार्रवाई कर रहा था वो कार्रवाई तो जारी रहेगी, लेकिन उसमें अभियोग, सजा और के प्रावधान अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लागू नहीं होंगे, बशर्ते केंद्र सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई रिव्यू पिटीशन फाइल ना करे और केंद्र सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाकर इस आदेश के रिव्यू की समीक्षा की अपील करती है तो फिर ये पूरी चर्चा दूसरी दिशा में मुड़ेगी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने 365 फिनटेक और एनबीएफसी कंपनियों के 800 करोड़ रुपए के कथित गैर कानूनी लेन देन का पता लगाया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कोरोना काल में लैंडिंग एप्स और एनबीएफसी कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन करके करीब 4000 करोड़ रुपए के लोन बांटे। लैंडिंग ऐप या फिनटेक कंपनी ने निष्क्रिय हो चुकी एनबीएफसी कंपनी के लाइसेंस का इस्तेमाल किया, नियमों के खिलाफ जाकर लोन बांटे। जांच में यह भी पता चला कि लोन देने वाले मोबाइल ऐप चीन की कंपनियों के पैसे से चल रहे थे, यानी कि इसमें चीन का भी एंगल है। सर, इस क्रैकडाउन में चीन का क्या एंगल है और ये पूरा फ्रॉड चल कैसे रहा था, कर्ज कैसे बांटे जा रहे थे? अब इस पूरे लैंडिंग ऐप फ्रॉड की सारी परतें खुलकर सामने आ चुकी हैं। जब सरकार ने इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया था तो हमने मनी सेंट्रल में एक बार इस पर चर्चा की थी कि इन लैंडिंग ऐप कंपनियों ने भारत की वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां जो कारोबार में नहीं थी या निष्क्रिय थी उनके लाइसेंस का इस्तेमाल करके लोन बांटने शुरू किए थे। करीब 800 करोड़ रुपए के आसपास, 4000 करोड़ के आसपास के लोन डिस्पर्स किए गए, जिसमें से ईडी ने अपनी जांच में पाया कि शुभम 700 करोड़ के लोन की वसूली तो अपफ्रंट फीस के जरिए ही कर ली गई थी। लोन देने के नाम पे जो फीस थी उसमें से 700 करोड़ की वसूली कर ली गई थी। 85 करोड़ रुपए के आसपास की वसूली इन लैंडिंग ऐप ने इंटरेस्ट चार्जेस, पीनल चार्जेस, समय पर कर्ज ना चुकाने को लेकर की थी। और ये पूरा का पूरा डिजिटल लोन का जो पूरा स्ट्रक्चर था ये एक किस्म के वैक्यूम में या कानूनी शून्य के बीच में चल रहा था। इन कंपनियों में जो पूंजी आई थी उसे एनबीएफसी के खातों के माध्यम से ट्रांसफ़र किया गया था और इसका एक बड़ा हिस्सा चीन की कंपनियों से जुड़ा हुआ था। इसके साथ ही उन कंपनियों पर भी सख्ती की गई है जिन कंपनियों के जरिए ये पेमेंट्स किए गए थे, क्योंकि पेमेंट गेटवेज भी इसकी चपेट में है। सर, पेमेंट गेटवे पर थोड़ी और सफाई की, कौन से पेमेंट गेटवे इसमें शामिल थे, उनकी भूमिका क्या थी? रिकवरी का जो ट्रांजेक्शन शुरू हुए, क्योंकि यहाँ से पूरा किस्सा वहाँ से निकलना शुरू हुआ कि जब ये डिजिटल लैंडिंग ऐप बनाने वाली कंपनियां, इनमें तमाम चाइनीज़ कंपनीज थी जिन्होंने कर्ज लेने वाले लोगों को धमकाना, उनको हरास करना, उनका उत्पीड़न करना शुरू किया। कई जगह से जब शिकायतें आना शुरू हुई और जांच शुरू हुई तो इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें समझ में आई।
एक स्टेक होल्डर समझ में आई भारत की पुरानी एनबीएफसीज रजिस्टर जिनके नाम पर काम हो रहा था, और दूसरा एक ट्रांजेक्शन्स जिन पेमेंट गेटवेज के जरिए हो रहे थे। शुभम, हम लोग जब डिजिटल पेमेंट, किसी भी तरीके का डिजिटल पेमेंट करते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो या शॉपिंग का पेमेंट हो, तो हमें पेमेंट गेटवेज की सर्विस के जरिए जाना पड़ता है, जिसमें रिजर्व पे है, कैश फ्री है, पेटीएम है, ऐसी प्रमुख कंपनियां हैं जो गेटवे सर्विस प्रोवाइड करती हैं। और इसकी जांच में जांच एजेंसियों ने बाद में इन पेमेंट गेटवे से भी पूछताछ की, ताकि ये पता चल सके कि ये पेमेंट्स कैसे वसूले गए थे और किन के जरिए दिए गए थे। और इसके बाद अब ये पूरा जो तंत्र था भारत में डिजिटल लेंडिंग एप्स का, जिसमें अधिकांश हिस्सा मूलतः लोगों को हरास करने के लिए और लोगों के उत्पीड़न के लिए बनाया गया था, वो खुलकर सामने आ गया। सरकार ने की एजेंसियों ने पेमेंट गेटवे से भी पूछताछ की है, उन एनबीएफसी से भी पूछताछ की है, और अब इसमें आगे कुछ और कंपनियों के अगेंस्ट जांच चलेगी। क्यों ये सबसे खतरनाक लेंडिंग प्रक्रिया थी और उस पर रिजर्व बैंक ने सख्ती की, हमारे लिए और भी जानना जरूरी है, क्योंकि लेंडिंग का पीरियड केवल 7 दिन से 60 दिन के बीच का होता था, यानी बेहद शॉर्ट टर्म लोन दिए जाते थे, 2 महीने के मैक्सिमम लोन दिए जाते थे। 15% से 25% शुरुआत में ही डिसबर्समेंट से पहले निकाल लेते थे, कि अगर किसी को 10,000 रुपये का लोन दिया तो 1500 से 20% पैसा डिसबर्समेंट फीस के तौर पर और बाकी चार्जेस के तौर पर पहले से ले लिया जाता था, और उसके बाद पैसा ना चुकाने और कर्ज ना चुकाने के बाद इनके ऊपर जो लोन लेने वाले थे उनका उत्पीड़न शुरू किया जाता था। इसमें एक और महत्वपूर्ण एंगल जांच में देखा जा रहा है कि पेमेंट गेटवेज की मदद से और एनबीएफसीज की मदद से बहुत सारे बारोअर्स के पर्सनल डेटा की या उनके कामकाज के डेटा की, उनके वित्तीय डेटा की जो उनके मोबाइल फ़ोन से लिया गया, उसमें भी कई किस्म की अनियमितताएं पाई गई हैं। दुनिया भर में खाद्य महंगाई का संकट लंबा चल सकता है। यूरोप को इस साल 500 वर्षों में सबसे भयंकर सूखे का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से कई फसलों का उत्पादन घटने की आशंका बढ़ गई है और इस वजह से खाद्य महंगाई और भी ज़्यादा गहरा सकती है। यूरोपियन ड्राउट ऑब्जर्वेटरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 47% यूरोप में भयंकर गर्मी पड़ रही है, जिस वजह से ज़मीन में नमी बहुत ज़्यादा घट गई है। सर, ये सूखा इतना भयानक क्यों कहा जा रहा है? क्या स्थिति है दरअसल वहाँ नमी की या और चीज़ों की देखी जाए तो? शुभम, ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है और हमारी तमाम सारी सुर्खियों के बीच दुनिया के 3 महाद्वीपों से सूखे की खबर अचानक उभर कर सामने आ गई, और इसलिए आज हमने मनी सेंट्रल में इसे विस्तार से समझने की कोशिश की, कि हमें जानने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले यूरोप को लेते हैं। यूरोप में 500 साल का सबसे भयानक सूखा है। एक दिलचस्प बात यूरोप के सूखे के बारे में जो निकल कर सामने आ रही, यूरोप में सूखे के आकलन की जो पुरानी प्रक्रिया हैं, उसमें नदियों की तलहटी में कुछ पत्थर दबा दिए जाते थे, और जब नदियों का जल स्तर इस स्तर तक गिर जाता था कि वो पत्थर दिखने लगते थे, तो लोग मानते थे कि अब सूखे की परिस्थिति बन गई है। तो कई सारे देशों में, यूरोप के कई सारे प्रमुख देश, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, इन सारी जगहों पर नदियों और झीलों का पानी सूख चुका है। जल स्तर रिकॉर्ड लेवल से पे नीचे गिरा हुआ है, और इसका हमें असर पूरे उस हिस्से में फसलों पर दिखाई दे रहा है। इस बार चूंकि यूरोप में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, जिसका असर सूखे के तौर पर दिख रहा है। जो आंकड़े वर्ल्ड ग्लोबल ड्राउट ऑब्जर्वेटरी ने बताए हैं, उस हिसाब से कम 17% के आसपास क्रॉपिंग एरिया ऐसा है जिसमें अलर्ट की सिचुएशन घोषित की गई है पानी की और सूखे की कमी के कारण, और इसका सीधा असर कई सारी फसलों पर पड़ेगा। पर हम पानी की कमी को लेकर जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो देश प्रभावित हो रहे हैं उनमें स्पेन है, उसमें पुर्तगाल है, फ्रांस है और जर्मनी है, और इसका असर वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के जनरेशन पर भी, क्योंकि नदियों में पानी कम है तो पन बिजली के जनरेशन पर भी दिखाई दे रहा है। दूसरी जो खबर सूखे की आ रही है दूसरे कॉन्टिनेंट से, दूसरे महाद्वीप से, वो अमेरिका से आ रही है। अमेरिका से जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं, जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में पिछले 2 साल से सूखे जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। वॉल स्ट्रीट ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस पश्चिमी हिस्से में ये 1200 साल का सबसे भयानक सूखा है। पिछले 1200 साल में सबसे ज़्यादा पानी की कमी इस एरिया में दिखाई दे रही है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिपोर्ट का जिक्र करके बताया, और पश्चिमी हिस्से में के बड़े हिस्से में पानी की कमी के कारण कई फसलों पर असर पड़ रहा है, जिस पर आगे आएंगे। और तीसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा चीन का है। चीन ने, पर हमने इससे पहले भी अपने कार्यक्रम में चर्चा की थी कि चीन का एक बड़ा हिस्सा पिछले
3 महीने 4 महीने से भयानक सूखे का शिकार है, पानी की कमी का शिकार है और जल स्तर में गिरावट का शिकार है। यांगजी का जो एरिया है, यांगसी नदी के आसपास का जो एरिया है, वहाँ हीट वेव के कारण, हीट वेव पिछले कई सारे वर्षों में सबसे लंबी चली है और इसलिए वहाँ पर सूखे और पानी की कमी के स्पष्ट संकेत मिले। बल्कि वहाँ की सरकारों ने ड्राउट मिटिगेशन की, राज्यों की सरकारों ने ड्राउट मिटिगेशन किया या सूखे का असर कम करने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। सर, फसलों के उत्पादन को लेकर कैसे अनुमान सामने आ रहे हैं? फसलों के उत्पादन को लेकर 2-3 महत्वपूर्ण अनुमान हमारे सामने। मैं फसल की रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश कर रहा था, डेटा समझने की कोशिश कर रहा था। जो फसलें सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं इस समय ईयू में, ईयू की जो एजेंसी है ना शुभम, ज्वाइंट रिसर्च सेंटर ईयू ने, उसने अपने यहाँ फसलों के सारे फोरकास्ट या उत्पादन के सारे आकलन कम कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा जो कमी की गई है वो कमी की गई है सोयाबीन और सनफ्लावर के उत्पादन के आकलन में इस एरिया में, और इसका असर हमें आने वाले समय में खाद्य तेलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर दिखाई देगा। अमेरिका में कपास के उत्पादन में तेज गिरावट आने की, सूखे के कारण कपास के उत्पादन में कमी होने की संभावना है, जिसका असर हम कपास की कीमतों पर बाजार में देख रहे हैं। हमने कल अपने मनी सेंट्रल में कपास की कीमतों पर इसी संदर्भ में एक पैकेज भी किया था। यूरोप में यह माना जा रहा है कि सोयाबीन की फसल कम से कम 15% कम हो सकती है। सनफ्लावर या सूर्यमुखी की फसल 2022 में करीब 12% के आसपास उसमें कमी आ सकती है। और चाइना में मुख्य रूप से धान की फसल पर और कुछ अन्य फसलों पर असर पड़ने की संभावना है। 3 बड़ी फसलें फिलहाल इस सूखे से प्रभावित होती दिखाई दे रही हैं। गेहूं उसमें शामिल नहीं है। तिलहन, कपास और कुछ चीन के हिस्सों में कुछ अनाज की फसल पर असर दिखाई दे रहा है। पर बहुत लंबे समय बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, अंतर्राष्ट्रीय मौसम में बदलाव के कारण, तापमान बढ़ने के कारण हमें तीनों महाद्वीपों में सूखे की स्थिति दिख रही है। पहले कोविड, फिर रूस यूक्रेन युद्ध और अब ये सूखा, मतलब खाद्य के पूरे बाजार पर संकट लगातार बने हुए हैं। खाड़ी देश भारत, चीन और यूरोप के बीच तेल सप्लाई को लेकर बड़ी उलझन में है। भारत की सरकारी तेल कंपनी अपनी ज़रूरत का लगभग 60% कच्चा तेल खाड़ी देशों से ही आयात करती हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप के देशों को रूस से होने वाली तेल सप्लाई में कमी आई है और यूरोप के देश अपनी भरपाई खाड़ी देश से कर रहे हैं। ऐसे में तेल बाजार में मांग आपूर्ति के नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। सर, खाड़ी देशों की अगर आप देखें, अरब अर्थव्यवस्थाओं की अगर आप बात करें, तो आपको लगता है उनकी ताकत बढ़ गई इस रूस के बाहर निकलने के बाद? हाँ। तो भारत की आपूर्ति पर इसका क्या असर पड़ेगा? अब आमतौर पर यूरोप के देशों ने, जिस पर हम पहले भी अलग अलग तरह से चर्चा करते रहे शुभम, और हमने इकोनॉमिकम में भी इस पर चर्चा की थी कि आमतौर पर यूरोप के देशों ने रूस के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को इतना गहरा कर लिया था कि उनकी निर्भरता कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर यूरोप से ख़त्म हो गई थी। आमतौर पर ज़्यादातर यूरोप को पहुंचने वाला कच्चा तेल रूस से पाइपलाइनों के जरिए आता था। प्रोडक्ट पाइपलाइनें थी, बनी बनाया प्रोडक्ट पाइपलाइन के जरिए आता था, या गैस आती थी। ये पूरा का पूरा संतुलन, ये पूरा का पूरा क्रम बिगड़ गया रूस यूक्रेन युद्ध के बाद। और अब सऊदी अरब का, जो मुख्य रूप से सऊदी अरब और मेना रीजन की अर्थव्यवस्था हैं, ओपेक देशों के जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हैं, उनके पास 2 बाजारों के बीच में होड़ शुरू हो गई है। उनकी तरफ दो बहुत बड़े बायर हैं जो उनके पूर्व में हैं, यानी भारत और चीन, और इसके साथ जापान एक बड़ा बायर है, और दूसरी तरफ उनके पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बायर हैं यूरोप, जो अचानक बड़ी मांग लेकर उनके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। और चूंकि रूस की सप्लाई, तेल की सप्लाई लेना बंद कर चुका है यूरोप और पूरी तरह से ख़त्म कर रहा है, तो इसलिए बड़ी निर्भरता अरब के कच्चे तेल उत्पादन पर हमें दिखाई दे रही है। इस बीच में, इसी पूरी प्रक्रिया का असर हमें दिखाई दिया। हम लोगों ने चर्चा भी की थी, आज कच्चे तेल की कीमतें $100 पर बैरल का स्तर पार कर गई। हालांकि भारत के लिए आपूर्तियों में कोई कमी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं ओपेक देशों में, मध्य पूर्व के, उसमें सऊदी अरब है, और सऊदी अरब के पास उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है। लेकिन जब बाजार में ग्राहक ज़्यादा हों और आपूर्ति कम हो और कार्टेल्स के हाथ में सत्ता हो तेल की, तो कीमतें नियंत्रित करने की ज़्यादा और शक्ति और अतिरिक्त ताकत ओपेक देशों के पास इस समय पहुंच गई है। एक पैरेलल लेवल पर जो चेंज शुरू हो रहा है, जिसके संकेत हमें मिल रहे हैं, वो ये है कि ईरान और रशिया के बीच में गैस को लेकर एक नए किस्म का कार्टेल बनाने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि रूस के बाद ईरान दूसरा सबसे बड़ा इस क्षेत्र का गैस सप्लायर हो सकता है, नेचुरल गैस सप्लायर हो सकता है। और वहाँ हमें हो सकता है कि रूस और ईरान के बीच का कोई कार्टेल गैस के बाजार में कोई उथल पुथल करे। फिलहाल
जैसा हमने लोगों ने कल डिस्कस किया था कि नेचुरल गैस की कीमतें अगर बढ़ रही हैं तो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, वो हमें आज दिखाई दे रही है। बिल्कुल सर, कच्चे तेल के भाव $100 के ऊपर हैं, WTI क्रूड भी $95 के करीब पार कर रहा है। ये तेजी अचानक इसी वजह से देखने को मिल रही है? दो वजहों से। बड़ी वजह यह है कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि ओपेक देशों पर दबाव बढ़ाकर भी उनसे उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। हम लगातार मनी सेंट्रल में क्लोजली बहुत करीब से तेल की कीमतों को ट्रैक कर रहे हैं। सऊदी अरब ने अपने यहाँ उत्पादन में कटौती की चेतावनी भी दे दी थी, कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना भी बता दी थी। दूसरी चीज़ ये कि अब यूरोप के देश अंततः अपनी ऊर्जा निर्भरता खत्म करने की जो योजना उस पर फाइनली मुतमईन हो चुके हैं और स्पष्ट हो चुके हैं कि हमने कच्चे तेल के लिए यूरोप और रूस की तरफ नहीं देखना है। इसके बाद हमें वापस कच्चे तेल की कीमतों में दबाव बनता दिखाई दे रहा है। और ये खबर भारत की महंगाई की दृष्टि से भारत के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि भारत में अभी भी मैं चेक कर रहा था कि भारत में हालांकि 5 दिन लेट हमको वो कीमत मिलती, पर अभी भी भारत में जो इंडियन क्रूड बास्केट है उसकी कीमत $100 से नीचे है। पर हालांकि 5 दिन पुराना आंकड़ा है। अब अगर $100 से ऊपर के प्रति बैरल की कीमत पर कच्चे तेल की कीमत कुछ थोड़े समय के लिए भी स्थिर रहती है तो हम वापस $105 वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे, जो कि जिसके आधार पर भारत जो आधार है सारे अनुमान, हाँ सारे अनुमानों का, भारत में कच्चे तेल की बास्केट की उस कीमत के करीब पहुंच जाएंगे। सर एक खबर अभी कुछ देर पहले आई है कि दुनिया के कई ग्लोबल ट्रेडर्स ने, बैंक्स ने भारत की जो रिफाइनिंग कंपनी है नायरा एनर्जी उस पर रोक लगाई, क्योंकि वो रोजनेफ्ट के साथ जुड़ी हुई है। इसका क्या मायने है, इसका क्या मतलब है? रॉयटर्स ने भी अभी ये खबर बताई है कि नायरा एनर्जी जिसमें रोजनेफ्ट का निवेश है उसके साथ दुनिया के ऑयल ट्रेडर्स और बैंकर्स ने अपने रिश्ते खत्म करने की तैयारी कर ली है। खबर रॉयटर्स की तरफ से ब्रेक की गई। हम जब इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करना शुरू कर रहे थे तभी आई। नायरा एनर्जी और रिलायंस उन दो प्रमुख कंपनियों में से है जिन्होंने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदा था और यहाँ से उसे निर्यात किया था, जिसके बाद भारत में इन कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। अगर ये खबर आने वाले समय में पुष्ट होती है, क्योंकि अभी तुरंत आई हुई खबर है, हम उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आपको बता रहे हैं, अगर 1-2 दिन में ये स्पष्ट होता है कि भारत में सस्ते कच्चे तेल के आयात पर जो ट्रेडर इन्वॉल्व थे यूरोप के, या जो बैंकर उस पेमेंट में इन्वॉल्व थे, उन्होंने अपने को दूर कर लिया है, क्योंकि उनके ऊपर प्रतिबंध लगने की संभावना है। तो ये कहना मुश्किल है कि फिर सस्ता कच्चा तेल, रूस का सस्ता कच्चा तेल लंबे समय तक भारत आता रह पाएगा, नंबर 1। और क्या रिलायंस, जो कि दूसरी सबसे बड़ी इंपोर्टर थी, जिसने इंपोर्ट किया था, और भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने भी रूस से इंपोर्ट किया था, उनका क्या होगा इस बारे में भी स्पष्टता नहीं। लेकिन ये एक नया डेवलपमेंट है, एक नया घटनाक्रम है, जिसमें सीधे उन कंपनियों को या उन ट्रेडर और उन बैंकर्स ने फैसले लेने शुरू किए हैं जो रूस से सस्ते कच्चे तेल को रूट करके भारत की कंपनियों को के पास ला रहे थे। महंगाई को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक के कदमों में ढील आने की संभावना कम है। एक निजी समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंक ने अगले 2 वर्षों के दौरान महंगाई दर को 4% तक लाने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल जुलाई के दौरान रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 6.71% पर है और आरबीआई गवर्नर के इस बयान के कई मायने लगाए जा रहे हैं। अगर रिजर्व बैंक 2 साल तक महंगाई कम करने पर काम करने की बात कर रहा है तो इसका एक मतलब है कि महंगाई जल्दी घटने वाली नहीं है, लंबे समय तक ऊंची रहेगी तो कर्ज महंगा रहेगा तो जमा पर ब्याज भले अच्छा मिलता रहे लेकिन कर्ज महंगा होगा। सर रिजर्व बैंक के बयान के और क्या मतलब लगाए जाएं महंगाई के नज़रिए से? रिजर्व बैंक का गवर्नर का जो इंटरव्यू है उसमें और बहुत सारी भी कई महत्वपूर्ण बातें, पर महंगाई को लेकर उन्होंने बातें की हैं जिनमें हमें दोनों तरफ के संकेत दिखाई देते हैं। एक तरफ रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा है कि भारत की इन्फ्लेशन पीक आउट हो गई है, हालांकि उनका कहना अनसर्टेनिटी बरकरार है। जैसे उन्होंने अपनी इस चर्चा में तेल की कीमतों में कमी का जिक्र किया और ये कहा कि कच्चे तेल की कीमतें $95 के आसपास आ गई, पर आज जब हम इस बयान पर चर्चा कर रहे हैं तो कच्चे तेल की कीमत वापस $100 के ऊपर निकल गई है। दूसरी चीज़ उन्होंने महंगाई पर दबाव कम होने की संभावना बताई, लेकिन जो बाजार है खासतौर से खाद्य उत्पादों का बाजार है गेहूं की कीमतों में हमने कल चर्चा की कि भारत में गेहूं की कीमतें अब दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड की कीमतों से भी ऊपर हैं। चावल की कीमतें और दाल की कीमतें, इन 3 चीज़ों का असर हमें बाजार में दिखाई देगा। तो एक तरफ रिजर्व बैंक गवर्नर ये उम्मीद जता रहे हैं कि भारत में महंगाई में कमी आ रही है, हालांकि उनकी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, उन्होंने अनसर्टेनिटी के लिए का एक स्कोप रखा है। दूसरी तरफ उनका, और इसके पीछे उनका तर्क ये भी था कि भारत में बॉन्ड यील्ड्स जो शुरुआत में 16 जून को 7.6% से ऊपर निकल गई थी, वो घट के अब 7.2%, 7.3% के आसपास आ गई हैं। तो अगर आप बॉन्ड यील्ड्स के आधार पर 10 साल के सरकार के कर्ज कार्यक्रम पर बाजार की प्रतिक्रिया देखें तो ये मान रहा है कि इन्फ्लेशन पर दबाव थोड़ा सा कम हुआ है, इसलिए बॉन्ड यील्ड्स में कमी आई है। लेकिन दूसरी तरफ
4% के लक्ष्य को लेकर जो टारगेट दिया है आरबीआई गवर्नर ने शुभम, 2 साल में भारत 4% की महंगाई का जो लक्ष्य है 4 से 6% का, उसे ला पाएगा। इसको लेकर बाजार में तरह तरीके की प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं। इसका एक अर्थ निकाला जा रहा है कि भारत के लिए महंगाई की लड़ाई लंबी है और ये इसमें कमी होने में समय लगेगा। इसका मतलब ये निकाला जाए कि रिजर्व बैंक क्रमशः धीमे धीमे ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता रहेगा। एक इसका निष्कर्ष ये हो सकता है। 6 से 6.5% की टर्मिनल रेपो रेट पर लगातार चर्चा हो ही रही है। दूसरा संकेत इसका रिजर्व बैंक गवर्नर के इस बयान से ये भी निकलता है और उससे इस तरह से भी व्याख्या की जा सकती है कि रिजर्व बैंक कम से कम अगले 2 साल तक ब्याज दरों में कमी तो नहीं ही करेगा, जहां तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो चुकी है। अब अगर इसे आप अगले 24 महीनों की भारतीय अर्थव्यवस्था की योजनाओं के संदर्भ में देखें, अगर आप एक उद्योगपति हो, आप उद्यमी हो, आप कर्ज लेना चाहते हो, तो आपके लिए संकेत यह है कि रिजर्व बैंक महंगाई से अपनी लड़ाई मजबूती के साथ जारी रखेगा और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना आने वाले समय में लगातार बनी रहेगी। महंगाई को लेकर अभी स्थितियां दोनों तरफ झुकी हुई हैं, डावाडोल है। महंगाई में हमने पिछले महीने में थोड़ी सी गिरावट देखी, लेकिन अब फिर वापस कई नए प्रेशर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सर, यूपीआई पर रिजर्व बैंक ने फिर अपनी बात को दोबारा से मजबूती से रखा है कि चार्ज लगेंगे, डिस्कशन पेपर गया है। हाँ, और इस इंटरव्यू की सबसे दिलचस्प और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, क्योंकि महंगाई पर रिजर्व बैंक के नजरिए सामने आते रहे। यूपीआई को लेकर हमने देखा काफ़ी चर्चा हुई और बाद में सरकार ने की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से खंडन भी जारी किया गया, एक क्लैरिफिकेशन भी जारी किया गया और जिसमें कहा गया कि यूपीआई पर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। रिजर्व बैंक गवर्नर ने बहुत दो टूक ढंग से वो बात कही है शुभम, जिसको हम लोगों ने अपने मनी सेंट्रल के कार्यक्रम में चर्चा में 2 दिन पहले कहा था स्पष्ट रूप से। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा है कि रिजर्व बैंक ने एक डिस्कशन पेपर सारे लोगों से सलाह करने के लिए, स्टेक होल्डर से सलाह करने के लिए सामने रखा है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने ये नहीं कहा कि यूपीआई पर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। ये जो सरकार ने बात कही थी उसे रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहीं से भी उसका सपोर्ट नहीं किया है। उनके बयान का कहना यह है कि हमने एक डिस्कशन पेपर सामने रखा है, हम सारे स्टेक होल्डर्स का मतलब कौन? स्टेक होल्डर्स का मतलब बैंक्स, स्टेक होल्डर्स का मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेक होल्डर्स का मतलब जो बाकी पेमेंट कंपनियां, वॉलेट और पेमेंट करने वाली कंपनियां, और इसके अलावा जो बाकी रेगुलेटर्स हैं उनकी राय का इंतजार कर रहे हैं। उनके कमेंट आने के बाद हमें डिसाइड करेंगे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। यूपीआई पर चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, आरबीआई गवर्नर ने स्पष्ट रूप से इस मामले में ओपन छोड़ा इसको। महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की वजह से भारतीय कंपनियों के लगभग 114 अरब डॉलर के कर्ज की क्रेडिट प्रोफाइल गिर सकती है। रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड पुअर्स ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है। क्रेडिट प्रोफाइल गिरने का अर्थ यह है कि कंपनी को कर्ज लेने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, दिक्कत होगी और पहले से महंगा कर्ज मिलेगा। क्रेडिट प्रोफाइल कम होने का, गिरने का सीधा अर्थ यही होता है। सर, किस सेक्टर की कंपनियों पर इसका सबसे ज़्यादा असर दिखेगा? ब्याज दरें बढ़ने के असर के कारण भारत की सारी रेटिंग एजेंसियों ने अपने अपने आकलनों में बदलाव शुरू किया है और ये उसका पहला असर हमें सामने दिखाई दे रहा है। स्टैंडर्ड पुअर ने जो एनालिसिस किया है वो शुभम करीब 800 कंपनियों के अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। इनके पास करीब 114 अरब डॉलर के आसपास का डेट है या कर्ज है, जिसकी प्रोफाइल पर असर पड़ सकता है। हालांकि इसमें जिन कंपनियों की प्रोफाइल जिनका अध्ययन किया गया है उसमें ज़्यादातर कंपनियों की रेटिंग नहीं है, वो अनरेटेड कंपनीज हैं जिनके ऊपर स्टैंडर्ड पुअर ने अध्ययन करके ये बताया है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों पर दिखाई दे रहा है, यानी जो अक्षय ऊर्जा में निवेश करती हैं। एयरपोर्ट्स पर दिखाई दे रहा है, जो एयरपोर्ट से जुड़े हुए बिजनेस में है, और पोर्ट्स पर दिखाई दे रहा है। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ने की संभावना आने वाले समय में दिखाई दे रही है। चूँकि हम अभी भी लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं कि बाजार में ब्याज दरें बढ़ने की संकेत और संभावनाएं लगातार बढ़ी हुई हैं, तो जो भी कंपनियां लेवरेज्ड हैं, जिन भी कंपनियों पर ज़्यादा कर्ज है, उनके लिए तो ये आने वाला समय मुश्किल भरा होने वाला है, खासतौर से जब बाजार में डिमांड भी कम हो और उनके ऊपर ब्याज का बोझ बढ़ता हुआ दिखाई दे। स्टैंडर्ड पुअर की इस रिपोर्ट के आधार पर रिजर्व बैंक की प्रतिक्रिया का अब हमें इंतजार रहेगा कि रिजर्व बैंक अपनी अगली रिपोर्ट में क्या बताता है, क्योंकि रिजर्व बैंक कम से कम एमएसएमई के मामले में तो ये कह चुका है कि वहाँ स्ट्रेस का लेवल काफ़ी हाई है और उस स्ट्रेस के लेवल में बढ़ोतरी होने का खतरा है, क्योंकि ब्याज दरें महंगी होने वाली हैं। सर, रेटिंग एजेंसी फिच की एक आम है क्रेडिट साइट, उसने कल अदानी ग्रुप को लेकर भी
ऐसी एक टिप्पणी की थी कि कंपनी काफ़ी कर्ज में। आपको लगता है वो भी रिपोर्ट इन्हीं चिंताओं से उभरी थी, निकली थी? हाँ, और इस रिपोर्ट का रिश्ता इस सीधी चिंता से है जो स्टैंडर्ड पुअर ने भारत के बाकी स्पेस के बारे में, बाकी कर्ज का जो पूरा स्पेस है कंपनियों पर, उसके आधार पर कहा है। ये रिपोर्ट काफ़ी तीखी है जो कल आई है, और उसके बाद हमने देखा कि अडानी समूह की कंपनियों में करीब 94,000 करोड़ रुपए का करेक्शन दिखाई दिया उनकी वैल्यूएशन में बाजार में। इस रिपोर्ट में के हिसाब से ये ऐसा माना जा रहा है कि करीब 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का नेट कर्ज अडानी समूह के ऊपर है, और इस समय भारत की सबसे ज़्यादा लेवरेज्ड कंपनियों में से है। इस रिपोर्ट के में जो तर्क है, और बड़ा दो टूक और सीधा तर्क दिया गया है, ये कहा गया है कि वर्स्ट के सिनेरियो में अडानी समूह की जो डेट फंडेड ग्रोथ है, यानी कर्ज से आने वाली ग्रोथ है, अगर चीज़ें बेहतर नहीं हुई तो वो डेट ट्रैप में बदल सकती है, यानी कंपनी कर्ज के जाल में फंस सकती है, और बाद में वो ग्रुप की बाकी कंपनियों पर भी असर डाल सकती है। हमने पिछले दिनों में अडानी समूह की कई सारी विस्तार योजनाएं देखी हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या पावर से हो, ग्रीन एनर्जी से जुड़ी हुई हो, और उन सब के बीच में एक रेपुटेड एजेंसी की रिपोर्ट बाजार में कम से कम अडानी स्टॉक्स के लिए तो अच्छी नहीं रही। उनके निवेशकों में घबराहट फैली, बेचैनी दिखाई दी, और उसका असर में अडानी स्टॉक्स पर कल भी दिखाई दिया। शायद आज भी उनकी कीमतों पर वो दबाव बना हुआ है। अभी अडानी समूह की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हमने पिछले दिनों में जो सबसे ज़्यादा बोरोइंग्स देखी हैं, जिन समूहों ने सबसे ज़्यादा बोरोइंग्स की या कर्ज लिए, उनमें अडानी समूह शामिल है। और ब्याज दरें जब भी बढ़ना शुरू होती हैं तो जो लेवरेज्ड कंपनियाँ होती हैं, जिन पर कर्ज का बोझ होता है, उसको लेकर बाजार में विशेषज्ञों की, रेटिंग एजेंसियों की चिंता पूरी तरह जायज़ है, स्वाभाविक है कि वो चिंता होती ही है। सर, अडानी के स्टॉक्स मान लीजिए किसी भी कंपनी के 6 कंपनियां लिस्टेड हैं, उसके स्टॉक्स अगर किसी निवेशक पर नहीं है, उसे चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मुझे लगता है कि अगर आप सेंसेक्स के नज़रिए से देखें तो सेंसेक्स में शायद उतना असर नहीं होगा, लेकिन निफ्टी पर में अडानी समूह की कंपनी मौजूद है। ओवरऑल बाजार के सेंटीमेंट को, जब बाजार में बड़े समूह जो पिछले 2-3 सालों में बाजार में बड़ा वैल्यूएशन डिराइव करते हैं, बाजार में सेंटीमेंट ड्राइव करते हैं, जब उनके बारे में इस तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं तो बाजार में गिरावट भी होती है, बाजार का सेंटीमेंट भी ठीक नहीं होता। और सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होती है कि जब बड़े समूहों के कर्ज को लेकर टिप्पणियाँ होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अपना नज़रिया बदलती हैं, तो जो छोटी लेवरेज कंपनियां हैं उनको लेकर चिंताएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो कंपनियां जिनके पास कवर करने के लिए, जिनके पास बड़े प्रोफाइल बिजनेस के नहीं है। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी रिपोर्ट है। इस पर क्या बाजार की प्रतिक्रिया रहेगी, अडानी समूह की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, भारत के बैंकर्स की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, इसके ऊपर इस पर हमारी निगाह ज़रूर बनी रहेगी। अब समय हो गया है मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट का, और आज से स्पेशल रिपोर्ट है सोने के बाजार पर। सोने की कीमतें बढ़ क्यों नहीं रही हैं, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। दुनिया भर में महंगाई है, मंदी की आशंका बढ़ गई है, यानी मुश्किल वक्त में गोल्ड की निवेश मांग बढ़ाने के लिए वजह की कमी नहीं। ऊपर से दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने रिजर्व में गोल्ड भर रहे हैं, लेकिन इन तमाम वजहों के बावजूद गोल्ड का भाव घटता ही जा रहा है। बीते 2 हफ्ते में भाव 1800 रुपए से ज्यादा घट गया है। कम भाव और निवेश का माहौल होने के बावजूद गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी अपने रिजर्व से सोना बेचने में लगे हुए हैं। दुनिया भर के गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ने जुलाई के दौरान लगातार तीसरे महीने अपने रिजर्व से सोना बेचा है। इस साल अप्रैल तक दुनिया भर के गोल्ड ETFs के पास 3874 टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व था, लेकिन जुलाई अंत में रिजर्व घटकर 3708 टन के करीब बचा है। इसमें से करीब 81 टन की बिक्री अकेले जुलाई में ही हुई है। गोल्ड के ETFs की बिकवाली के बावजूद दुनिया भर के कई केंद्रीय बैंकों ने सोने का भाव घटा हुआ देख अपनी खरीदारी बढ़ा दी है। भारतीय रिजर्व बैंक भी जुलाई के दौरान गोल्ड का बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। RBI ने जुलाई के दौरान 13.4 टन गोल्ड की खरीद की है और कुल गोल्ड रिजर्व 783.1 टन की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। सिर्फ केंद्रीय बैंक ही नहीं बल्कि स्पॉट मार्केट में भी सोने की मांग बढ़ी है। गोल्ड के बड़े निर्यातक देश स्विट्जरलैंड ने जुलाई के दौरान गोल्ड के सबसे बड़े कंज्यूमर चीन को 80 टन से ज्यादा सोना एक्सपोर्ट किया है और स्विट्जरलैंड से चीन को हुआ ये मासिक एक्सपोर्ट
67 महीने में सबसे ज्यादा है। लेकिन चीन और दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की इस खरीद के बावजूद गोल्ड का भाव बढ़ने की बजाय घट ही रहा है। जानकार इसके लिए डॉलर की मजबूती को वजह मान रहे हैं। ऑगमोंट गोल्ड की रिसर्च हेड रनीशा चेनानी का कहना है कि इस साल मंदी और महंगाई में सुरक्षित निवेश के लिए डॉलर ज्यादा बेहतर विकल्प बनकर उभरा है, जिस वजह से डॉलर में मजबूती आई है और गोल्ड के ETFs भी इसी वजह से गोल्ड बेचकर डॉलर में निवेश बढ़ा रहे हैं। हालांकि रनीशा का मानना है कि लंबी अवधि में गोल्ड में तेजी आ सकती है और इसी वजह से दुनिया भर के केंद्रीय बैंक उसमें अपनी खरीद बढ़ाने में लगे हैं। गोल्ड के भाव का पुराना ट्रेंड देखें तो दुनिया भर में आर्थिक चुनौती बढ़ने के समय इसका भाव भी बढ़ा है। इस बार भी उम्मीद है कि मंदी और महंगाई की वजह से लंबी अवधि में इसके भाव को सहारा मिले। मनी 9 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। सर, गोल्ड महंगा नहीं हो रहा है, कंज्यूमर के नज़रिए से आप देखें तो अच्छा हो सकता है ये कि हालांकि कीमतें बहुत ज़्यादा नहीं गिरी हैं, लेकिन गोल्ड कंपनियों के लिए कितनी बड़ी चिंता है? गोल्ड लोन कंपनियों के बारे में कई सारी अलग अलग रिपोर्ट्स बाजार में आ रही हैं और कई सारी ऐसी सूचनाएं आ रही हैं जो गोल्ड लोन कंपनियों पर स्ट्रेस या दबाव बढ़ने की संभावना दिखाती हैं। अभी हाल में इन्वेस्टेक सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट आई जिसने मुथूट और मनापुरम को, जो दो बड़ी गोल्ड लोन कंपनियां, उनको डाउनग्रेड किया। और डाउनग्रेड करने की वजह शुभम यह है कि गोल्ड की कीमतें ना बढ़ने के कारण जो एसेट्स इन कंपनियों की हैं उनमें उतना एप्रिसिएशन नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि ये उस एसेट्स के बदले ये जो बैंकों से बारो करके आगे लोन दे रही हैं उसकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है। तो गोल्ड लोन कंपनियों की बैलेंस शीट पर दबाव सोने की कीमतें ना बढ़ने के कारण दिखाई दे रहा है, जबकि उनकी बैलेंस शीट पर दूसरी तरफ का दबाव, उन्हें जो कर्ज मिल रहा है उसकी दरें, चूंकि रेपो रेट महंगी हो रही तो उसके तौर पर दिखाई दे रहा है। वैसे जो ओवरऑल बाजार में एक अनोखी स्थिति दिखाई दे रही, जो बात आपको मनोज शर्मा की इस खास रिपोर्ट में समझ में दिखी कि दुनिया के सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं, उसके बाद भी सोने की कीमत नहीं बढ़ रही। हम पहली बार ऐसी परिस्थिति देख रहे हैं जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सेंट्रल बैंक थोड़ा बहुत नहीं, थोक में बड़ा सोना खरीदते हैं। एक तरफ से कई सारे देशों के सेंट्रल बैंक, उसमें भारत का रिजर्व बैंक भी शामिल है, उसने भी सोने की खरीद की है, उसके बाद भी सोने की कीमत में वो बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही है। इसके कई सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। इसके मतलब एक निकाले जा सकते हैं कि सोने की जो कंज्यूमर डिमांड है, क्या उसमें गिरावट है, क्योंकि अगर उसमें गिरावट है तो जितनी भी सप्लाई बाजार में अवेलेबल है वो सप्लाई सक करके बैंकों के पास पहुंच रही है। और दूसरी संभावना इस बात की मानी जा सकती है कि डॉलर की कीमतों में जब तक मजबूती रहेगी सोने में की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं दिखाई देगी। लेकिन ये फिनोमेना या ये परिदृश्य कुछ सोने के बाजार के लिए अनोखा सा है कि जब दुनिया के केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहे हों और आम लोग सोना ना खरीद रहे हों, जबकि जिन पर आप भरोसा करके अपनी करेंसी जिनके साथ ट्रेड करते हैं, अगर वो सोने पर दांव लगा रहे हैं तो आम लोग सोना क्यों नहीं खरीद रहे हैं। ये एक दिलचस्प सी असंगति है। सोने के बाजार पर हमारी नज़र बराबर रहती है और हम हर महीने आपके लिए एक शो भी लेकर आते हैं जिसका नाम गोल्ड सेंट्रल है। अगर आप सोने में किसी भी तरीके की जानकारी करना चाहते हैं और पूरे महीने में एक बार उस शो को ज़रूर देखें ताकि आपको पता चलता रहे कि सोने की पूरी दुनिया में हो क्या रहा है। और यकीन मानिए, एक महीने में सोने की दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको शायद कहीं पता नहीं चलेगा उस शो के अलावा। बिल्कुल, तो आप गोल्ड सेंट्रल देखिए, ये हमारा मंथली शो है, हर महीने की 14 तारीख को ये आता है। इस महीने का शो आ चुका है, आप बिल्कुल देख सकते हैं मनी 9 का ऐप डाउनलोड करके। फिलहाल इस शो में इतना ही। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर विश्लेषण के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम को 7 बजे। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।